आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ फिज़िक्स के क्लास 10th के डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड्स 2026 की तैयारी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, क्लास 10th में हमारे 4 चैप्टर्स हैं फिज़िक्स के और उसके कुछ मिक्स्ड एमसीक्यू हैं यहाँ पर जिनको हम डिस्कस करेंगे, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे और हमारे लिए ये हेल्पफुल हो सकते हैं पेपर के लिए। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, इफ़ टू लेंसेज ऑफ पावर P1 एंड P2 आर पुट इन कॉन्टैक्ट व्हाट विल बी द नेट पावर। तो अगर दो लेंसेज को कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो उनकी नेट पावर ऐड हो जाती है। एल्जेब्रिकली हमें ये पता है, 2 हों 3 हों 4 हों, नेट पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है, डी हो सकता है। सेम ही क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाए किसके लिए, सेम ही क्वेश्चन अगर हमारे पास आए मैग्नीफिकेशन के लिए, तो मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई होती है। मैग्नीफिकेशन क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। 2 हों 3 हों 4 लेंसेज हों तो मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक, और अगर सेम ही तरह से क्वेश्चन हो फोकल लेंथ के लिए, तो फोकल लेंथ का ये रिलेशन होता है, आपको पता होगा, 2 लेंसेज थिन लेंसेज अगर कॉन्टैक्ट में है तो इन तीनों रिलेशंस में से कोई रिलेशन आपको कभी देखने को मिल सकता है। अभी हमारा ये था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ फिक्स्ड रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, रेजिस्टर फिक्स्ड है तो हीट पासिंग, स्टैंडर्ड हमारा लॉ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो स्क्वायर ऑफ किसके स्क्वायर ऑफ प्रोपोर्शनल होता है, करंट के स्क्वायर ऑफ प्रोपोर्शनल होता है। तो पहला क्या है, टाइम गलत है, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, तो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है हमारा ये। फिर हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट इज मेजर्ड बाय। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस बात पे डिपेंड करती है, किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो किस बात पे डिपेंड करती है, क्या मैग्नेट की थिकनेस पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ मैग्नेट, रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नेट, और नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन पॉइंट। नंबर ऑफ लाइंस का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी पॉइंट पे कितने हैं, क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, दूर दूर मैग्नेटिक फील्ड है तो वीक फील्ड है, तो वो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, बार मैग्नेट के लिए आपको याद भी होगा, पेपर में ड्रॉ करने को आती है कि अगर ये कोई बार मैग्नेट है, ये मान लो नॉर्थ है ये साउथ है, तो हम कुछ फील्ड लाइन ऐसे बनाते भी हैं, नॉर्थ से निकलती हुई लाइन्स बनाते हैं और साउथ में एंटर करती हुई लाइन बनाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ये पोल्स पे फील्ड स्ट्रांग होती है। पोल्स पे फील्ड स्ट्रांग होने का मतलब क्या होता है हमारा, कि पोल्स के आसपास फील्ड लाइन क्राउडेड होती हैं। ठीक है, और सेंटर के आसपास वीक होती है क्योंकि फील्ड लाइंस कम होती हैं। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी पॉइंट पे कितनी है उसी से स्ट्रेंथ पता लगती है, ज़्यादा फील्ड लाइन है तो ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कम फील्ड लाइन है तो कम स्ट्रेंथ होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स द वायरिंग विद 15 एम्पियर करंट रेटिंग इज फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस विच हैव। तो 15 एम्पियर करंट रेटिंग किसके लिए होती है, ये होती है हैवी डिवाइसेस के लिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड आपको पता है। बड़ी रेटिंग किसके लिए होती है, हैवी डिवाइसेस के लिए, गीजर है, फ्रिज है, प्रेस है, वॉशिंग मशीन है। और छोटी जो रेटिंग हम लगाते हैं, छोटी रेटिंग लगाते हैं हम किसके लिए लगाते हैं, वो फैन वगैरह, हमारे बल्ब हो गए, 5 एम्पियर की रेटिंग जो होती है उसके लिए होती है। तो हायर पावर रेटिंग सच एज गीजर, तो पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक है। लोअर पावर रेटिंग के लिए 5 एम्पियर हम जनरली होती है हमारे पास, तो पहले ही हमें आंसर मिल गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इफ 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर, आइडेंटिकल माने सारे एक जैसे हैं, ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू गिव इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS and then connected in parallel so as to give effective resistance RP, then the ratio RS over RPS। तो पहले सीरीज में कनेक्ट किए गए, तो सीरीज में जब एक जैसे रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो नेट क्या आ जाता है, N इंटू R। कितने रेजिस्टर्स हैं, 4 हैं, तो N आ गया 4 इंटू R। एक का रेजिस्टेंस कितना है, 8 है, तो ये कितना आ गया, 32 ओम।
फिर इन्हीं सबको पैरेलल में किया गया। जब पैरेलल में एक जैसे रेजिस्टर लगाते हैं तो क्या होता है, R/N। R कितना है 8, कितने रेजिस्टर लगाए हैं 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर है, तो ये कितना आ गया 2 ओम। अब इनका रेशो निकालना है, तो इनका रेशो हमारे पास RS/RP, तो ये कितना आ गया आपके पास 32 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आ गया 16। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिकल रेजिस्टर सीरीज और पैरेलल में लगाते हैं, ऐसे सवाल आते रहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इन द फॉलोइंग डायग्राम द पोजीशन ऑफ द नीडल इज शोन ऑन द स्केल ऑफ अ वोल्टमीटर। द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। ठीक है, लीस्ट काउंट का क्या मतलब होता है, लीस्ट काउंट का मतलब होता है सबसे छोटी मेजरमेंट, एक डिवीजन जो होती है, या बेसिकली 1 डिवीजन जो होती है किसी स्केल की, फर्स्ट डिवीजन जो होती है उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द रीडिंग शोन बाई इट रिस्पेक्टिवली आर। तो लीस्ट काउंट माने जैसे ये 0 है, ये है 1, तो ये रीडिंग कितनी है 0 से 1, फिर ये आ गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10th डिवीजन पे लिखा है 1.5, तो आपको लीस्ट काउंट निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल यूनिटरी मेथड आप लगाओगे। देखो 10 डिवीजन आपने देखे, पहली डिवीजन 0 होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1.5। 10 डिवीजन पे कितना मार्क किया गया 1.5, तो एक डिवीजन कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगाया तो एक डिवीजन होगा 1.5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया 0.15। ठीक है, तो लीस्ट काउंट आ जाएगा आपका 0.15 वोल्ट। तो 0.15 वोल्ट ए हो सकता है, सी हो सकता है, बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। अब रीडिंग देखनी है, एक डिवीजन आ गया आपका। ठीक है, एक डिवीजन तो आपने निकाल लिया, तो अब रीडिंग देखनी है। रीडिंग कौन से डिवीजन पे अकाउंट करो, तो रीडिंग है यहाँ तक हो गए 10 11 12, रीडिंग है 12th डिवीजन पे, तो आपकी रीडिंग क्या आ गई, रीडिंग आ गई 12 इंटू 0.15। भाई एक डिवीजन है 0.15 का, तो 12 डिवीजन कितने के लिए होंगे, 12 इंटू 0.15। ठीक है, ऐसे ही जितने पे भी सुई रखी होती उतने डिवीजन से मल्टीप्लाई करना था एक डिवीजन को, तो ये आ गया 1.8 वोल्ट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 10th के हिसाब से। फिर आपके पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P सिचुएटेड मिडवे बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स ईच कैरिंग करंट I। P पे रिजल्टेंट फील्ड कितनी होगी, देखो इधर करंट जा रहे हैं ऊपर, तो ऊपर वाले के लिए आप क्या लगाओगे, ऐसे केस में आप लगाते हो राइट हैंड थंब रूल। आप करंट की डायरेक्शन में रखते हो राइट हैंड को, तो ये राइट हैंड का थंब रखते हो करंट की डायरेक्शन में, और यहाँ पर आप अपने फिंगर्स को जैसे ही कर्ल करते हो तो फिंगर्स कर्ल होंगे अंदर की तरफ। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, अंगूठे को रखेंगे इधर की तरफ, और फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो फिंगर्स कर्ल होंगे अंदर की तरफ को। तो मैंने ऊपर वाले वायर की वजह से तो P पॉइंट पे फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है, अंदर के लिए लगाते हैं क्रॉस। ठीक है, फिर नीचे वाले के लिए चेक करेंगे, तो नीचे वाले के लिए भी अंगूठा लगाएंगे करंट की डायरेक्शन में, तो अंगूठा इधर। ठीक है, और राइट हैंड का अंगूठा लगाएंगे करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स को कर्ल करेंगे P पॉइंट पे। P पॉइंट पे फिंगर्स कर्ल करेंगे तो बाहर की तरफ आएंगी। ठीक है, P पॉइंट पे अगर फिंगर्स आप राइट हैंड की कर्ल करेंगे तो वो कहाँ की तरफ आएंगी, वो बाहर की तरफ आएंगी, ऊपर की तरफ आएंगी, माने प्लेन के ऊपर की तरफ, मतलब ये जो पेज है इससे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ के लिए बोलते हैं फील्ड को डॉट लगा देते हैं। तो एक की वजह से फील्ड आ रही है पेज के अंदर की तरफ, एक की वजह से बाहर की तरफ, और क्योंकि पॉइंट बिल्कुल मिड पे है तो जितनी फील्ड अंदर की तरफ है उतनी ही बाहर की तरफ है। ऊपर वाली वायर की वजह से जितनी फील्ड P पॉइंट पे अंदर की तरफ है, नीचे वाली वायर की वजह से उतनी ही फील्ड P पॉइंट पे बाहर की तरफ है। तो मान लो 10 अंदर की तरफ 10 ही बाहर की तरफ, तो फील्ड क्या हो जाएगी 0। ठीक है, ये बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है, और ऐसे आप याद भी रख सकते हैं, जब भी आपके पास 2 वायर्स हैं दोनों में सेम करंट चल रहा है, इसमें भी I करंट है इसमें भी I, और बिल्कुल बीच में पॉइंट है, दोनों में सेम करंट चल रहा है सेम डायरेक्शन में, तो बीच वाले पॉइंट पे फील्ड क्या होती है 0 होती है, बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ हमने
समझ लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारे पास, इन अ हाउस 260 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब आर लाइटेड फॉर 4 hours एंड 300 वॉट बल्ब्स फॉर 5 hours एवरी डे। द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 days। और देखो ऑप्शन सारे किलोवाट आर में देके रखे हैं, तो एनर्जी किलोवाट आर में ही निकालेंगे। तो पहले आपके पास दिया हुआ है, पहले दिए हुए हैं बल्ब्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो बल्ब्स के लिए देख लेते हैं टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। एनर्जी का मतलब होता है पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी आ गई पावर 60 वॉट इंटू टाइम 4 hour, और हैं कितने 2, तो ये तो आ गई पर डे। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 4 2 8 और 8 इंटू 60 480 है ना, 480 वॉट आवर हो गया पर डे। ये कितना आ गया पर डे। तो 30 डेज के लिए कितनी होगी, 30 डेज के लिए कितनी हो जाएगी, चलो ऐसे बोल देते हैं E1। तो 30 इंटू 480 वॉट आवर, तो कुछ निकल के आएगी ये वैल्यू। ठीक है, फिर आपके पास इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। चलो ये 1 0 2 0 8 3 24 2 4 3 12 और 14, तो 14 वॉट आवर। तो माने बल्ब्स की एक महीने की एनर्जी कितनी हो गई, किलोवाट आवर में करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 44.4 किलोवाट आवर। ये हो गई सिर्फ बल्ब्स की। अब क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं और 3, अच्छा दोनों बल्ब्स ही हैं, ये बल्ब 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरे हैं बल्ब नंबर 2। उनके लिए अगर एनर्जी निकालनी है 30 डेज के लिए, सीधा 30 डेज के लिए टोटली निकाल लेते हैं। तो 30 इंटू एक बल्ब के लिए पावर इंटू टाइम 100 वॉट इंटू 5 hours, और कितने बल्ब्स हैं 3। एक बल्ब के लिए निकाली, देखो एक बल्ब के लिए निकाली पावर इंटू टाइम 100 इंटू 5, तो 3 के लिए निकालेंगे 3 से मल्टीप्लाई, और 30 दिन के लिए निकालेंगे तो 30 से मल्टीप्लाई। तो ये सब मल्टीप्लाई करके आपके पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या आ रही है, देखो 5 3 15 15 3 45 5 3 15 3 45 ये, और किलोवाट आवर में निकालेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दो, 45 किलोवाट आवर। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, देयरफॉर टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, तो वो हो गई E1 प्लस E2। तो आपकी 44.4 प्लस 45, तो ये कितनी बन जा रही है। ठीक है, ये तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। कैलकुलेशन देखते हैं एक बार। ये 14 है ना हमारा, कैलकुलेशन हमारी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये 14 है। ठीक है, तो ये आपका आ गया 14 आ गया ये, तो ऐड होगा जो, वो क्या ऐड होगा, वो ऐड होगा 14। ठीक है, तो अभी इसको ऐड कर देते हो आप, तो कितना आ जाता है आपका 59.4 किलोवाट आवर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए दे के रखा है। ठीक है, तो आपने ध्यान से बस कैलकुलेशन का भी थोड़ा ध्यान रखना है। टोटल आपको एनर्जी निकालनी है। देखो आप क्या करते हो, पहले एनर्जी निकालते हो एक बल्ब के लिए, फिर दिए कितने थे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो। कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए, तो फिर 30 से भी मल्टीप्लाई कर देना, तो टोटल एनर्जी आ गई। क्योंकि एनर्जी वॉट आवर में आ रही है, यूनिट वॉट और आवर दिए हैं, तो किलो वाट आवर में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देना है। सिमिलरली जो दूसरा सेट ऑफ बल्ब्स है उनके लिए भी टोटल एनर्जी निकाली, उनके लिए सीधा ही हमने फिर निकाल ली सीख के, तो उनको ऐड कर दिया, तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन हमारी आ गई। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डज नॉट डिपेंड ऑन, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, शेप पे नहीं करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से शेप ही होगा। शेप यहाँ पे कि अगर सेम ही वायर है, मान लो ये वायर है, अब इस वायर को मैं ऐसे रख देता हूँ, इस वायर को मैं ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, शेप पे डिपेंड नहीं करता है, शेप पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के शेप पे डिपेंड करता है, इन जनरल नहीं।
तो ये हमारे पास हो गया डायरेक्ट। और फिर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सोलेनोइड। सोलेनोइड के इनसाइड कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं? स्ट्रेट लाइंस होते हैं, स्ट्रेट लाइंस होते हैं जो कि पैरेलल होते हैं। तो हम बोलते हैं सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस होते हैं पैरेलल। तो सोलेनोइड के लिए स्ट्रेट। अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर, अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैसे होते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है। कंडक्टर के अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल्स में बनती है फील्ड, और सोलेनोइड के अंदर जो होती है वो स्ट्रेट पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट एंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, स्ट्रेट एंड सर्कुलर, पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे तो देखो ये सारे अलग हैं। फिर हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 11, फॉर वेरीफाइंग ओम्स लॉ वी डिजाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम विच वी शो द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट सर्किट कंपोनेंट्स। वी फाइंड दैट विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टर, रेजिस्टर के हिसाब से एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। गलत है, एमीटर हमेशा सीरीज में होता है रेजिस्टर के हिसाब से, और वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल। तो ये हमारा ठीक ऑप्शन है, बाकी तो ये गलत ही है, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट हम रिवीजन कर रहे हैं, रिविजिट कर रहे हैं कि जो चीज़ें हमने पढ़ी है एक बार फिर से हमारी गो थ्रू हो जाएं, और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं उस हिसाब से हम टाइम से अपने ऑप्शंस निकाल पाएं, ठीक है, देख पाएं टाइम से। फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन माने पॉजिटिव चार्ज। पॉजिट्रॉन का यहाँ पे मतलब है कि चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। अ पॉजिट्रॉन मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज। अब कोई पॉजिटिव चार्ज है, एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है एट राइट एंगल्स एज शोन इन फिगर। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस इज। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं भाई? डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए दो रूल हैं। या तो आप लगाते हो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, या तो आप लगाते हो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हो, या आप लगाते हो राइट हैंड पाम रूल, जो आपको कन्वीनियंट राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। तो रूल फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं आप। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के लिए आप कुछ इस तरह से, ठीक है, इमेजिन करते हैं कि ये आपके पास थंब है 1 और 2, ठीक है। थंब की डायरेक्शन में होती है फोर्स, इस डायरेक्शन में होती है मैग्नेटिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में होता है करंट। करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव हो तो फिर उल्टा करते हैं। और राइट हैंड पाम क्या होता है? कुछ नहीं, राइट हैंड के फिंगर्स को हमने ऐसे फैला देना है, और ये हम क्या बोलते हैं, इधर इधर की तरफ होता है करंट, और उंगलियों की तरफ होती है फील्ड, और जो हथेली होती है, हथेली जिस तरफ को रहती है वो हमारी फील्ड होती है, सॉरी वो हमारी फोर्स होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर राइट हैंड लगाओगे, राइट हैंड पाम रूल लगाना बड़ा सीधा है। आप अपने राइट हैंड की उंगलियाँ बिछा दो इधर की तरफ, फील्ड की तरफ, इस तरफ को बिछा दो इनको, और अंगूठा रख दो ऊपर पॉजिट्रॉन की तरफ। तो ये करंट हो गया। तो आपकी हथेली रहेगी नीचे स्क्रीन की तरफ पे, स्क्रीन पे रहेगी हथेली, ठीक है, उसकी जो मेन साइड है। तो मैंने इनटू द पेज आपकी डायरेक्शन आ जाएगी डायरेक्टली। सेम ही आपका आ जाएगा यदि आप क्या करोगे, आप फ्लेमिंग का रूल भी लगाओगे। तो आप क्या करोगे, देखो इनको लेफ्ट हैंड के जो तीनों ये अंगूठा और 2 उंगलियां हैं, इनको अरेंज करोगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप बी की तरफ रखोगे, आप एफ की तरफ रखोगे, और ये आपका बी की तरफ और आई की तरफ एडजस्ट करोगे इनको। तो आपको अंगूठा जो आएगा वो इनटू द प्लेन ही आएगा, ठीक है। आप इनको अरेंज करोगे तो अंगूठा आपका इनटू द प्लेन आएगा। मैग्नेटिक फील्ड माने जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है वो कहाँ की तरफ रखनी पड़ेगी आपको? वो राइट की तरफ रखनी है। और आपकी जो करंट के लिए सेंट्रल फिंगर है वो पॉजिट्रॉन की तरफ रह जाएगी, ठीक। तो इसको भी इजीली देख सकते हैं जिसको रूल लगाना आता है, नहीं तो राइट हैंड पाम रूल से यहाँ पे देखना बिल्कुल ईजी है। फिर आपके पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इन अ रेजिस्टिव सर्किट इफ द करंट इज इंक्रीज्ड 2 टाइम्स। माने पहले आपके पास मान लो करंट था I, अब करंट कितना हो गया? 2I हो गया। करंट इज इंक्रीज 2 टाइम्स। द परसेंटेज चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट। तो परसेंटेज चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन हीट कैसे निकालते हैं? परसेंटेज चेंज इन हीट, इसका मतलब होता है डेल्टा H डिवाइडेड बाई H इंटू 100, या इसको बेसिकली ऐसे भी लिखते हैं H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाई H1 इंटू 100, ठीक है।
अब आपको पता है भाई एच का क्या मतलब होता है, हर एक बच्चे को पता है एच का मतलब होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक, तो सिर्फ करंट ही चेंज कर रहे हैं, मतलब बाकी चीज़ सेम रह रही है। करंट चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टर वगैरह बाकी चीज़ सेम रह रही है। तो आप जब H2 की वैल्यू लिखोगे यहाँ पे आप लिखोगे, अच्छा H2 के लिए आप लिखोगे I2 स्क्वेयर आर टी, मैंने क्या आ गया 2i का स्क्वेयर इंटू आर टी, तो ये कितना आ गया 4i स्क्वेयर आर टी। जब आप H1 के लिए लिखोगे तो आप लिखोगे I1 स्क्वेयर आर टी, तो ये आ गया आई स्क्वेयर आर टी। हमने ये मान लिया है ना, I1 को I मान लिया तो I2 क्या होगा 2i। अब वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर फॉर्मूले में, यह है फॉर्मूला, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर परसेंटेज चेंज क्या आ जाएगा हमारे पास, परसेंटेज चेंज आ जाएगा H2 4i स्क्वेयर आर टी माइनस आई स्क्वेयर आर टी डिवाइडेड बाई आई स्क्वेयर आर टी इंटू 100। तो आपके पास देखो क्या क्या कॉमन आ गया, आई स्क्वेयर कॉमन आ गया, आर टी कॉमन आ गया, 4 माइनस 1 आई स्क्वेयर आर टी कॉमन आ गया। ठीक है, तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 3 इंटू 100 यानी कि 300%। ठीक है, तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये ऐसे परसेंटेज चेंज का सवाल आए तो इस तरह से फॉर्मूला लगाया जाता है। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इन द फॉलोइंग डायग्राम द करेक्टली मार्क्ड एंगल्स, करेक्टली मार्क्ड एंगल्स ढूंढने हैं तो ये हमारे लिए आसान है। इंसिडेंट एंगल ये होता है तो ये जो मार्क किया ये गलत है, आर एंगल ये होता है तो ये मार्क किया जो ये गलत है, ई एंगल ठीक है, ए एंगल ठीक है, डी एंगल ये नहीं होता है, डी एंगल यहाँ पे होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे आना था, तो हमारा ए ठीक है और ई ठीक है। ठीक, ये स्टैंडर्ड डायग्राम है, इसमें हम क्या समझेंगे, आपको पता है प्रिज्म का स्टैंडर्ड डायग्राम है, कौन कौन सा एंगल है, सिर्फ ढूंढना है कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। सेम ही आ गया अब हमारे लिए स्लैब के लिए, द करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम्स बाय डिजिट्स 1 2 3 4। करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ढूंढो, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है ये, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आ गया 2। फिर एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस होता है ये, तो एंगल ऑफ इमरजेंस आ गया 1, तो पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है। फिर आपके पास आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ये, तो ये आ गया 4, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया बी में, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस है ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है किसके बीच में, इमरजेंट रे में और इंसिडेंट रे में, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो होती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 15 हमारा हो गया। फिर अपने पास आता है 16। 16 क्या है, 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी फोकसेस अ डिस्टेंट बिल्डिंग ऑन अ स्क्रीन, डिस्टेंट बिल्डिंग स्क्रीन पे बना रहे हैं, तो ये रियल इमेज होती है। स्क्रीन पे कौन सी इमेज आती है, स्क्रीन पे आती है हमारे पास रियल इमेज, और डिस्टेंट माने ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी हम एज्यूम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, उसकी इमेज बनती है फिर फोकस पे, इमेज कहाँ पे बनेगी तो फोकस पे। ठीक है, तो अब आगे क्या है, बिल्डिंग ऑन अ स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर रियल इमेज बनाता भी है। टू डिटरमिन फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर दे मेजर्ड द डिस्टेंसेज एज गिवन बिलो। स्टूडेंट ए फ्रॉम मिरर टू द स्क्रीन, स्टूडेंट बी फ्रॉम बिल्डिंग टू द स्क्रीन, स्टूडेंट सी फ्रॉम बिल्डिंग टू द मिरर। हु मेजर्ड द फोकल लेंथ करेक्टली, करेक्ट मेजरमेंट कौन करेगा भाई, आपको पता है ये मिरर है, कोई ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे आपका है, उधर से पैरेलल लाइंस आती हैं, पैरेलल लाइंस सपोज टू कन्वर्ज एट कहाँ पर, फोकस पर। ठीक है, तो मिरर से यहाँ पे इमेज बन रही है, यहीं पर क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो मिरर से जो आदमी इमेज तक का माने स्क्रीन, स्क्रीन भी यहीं पे है, स्क्रीन तो वहीं पे है ना जहाँ पे इमेज बनेगी, उसी पे आती है रियल इमेज। तो जो आदमी मिरर से स्क्रीन का डिस्टेंस मेजर कर रहा है वो तो फोकल लेंथ ही है। बिल्डिंग तो पीछे है कहीं यहाँ पे इन्फिनिटी पे, मतलब दूर, कहीं दूर है,
तो अगर बिल्डिंग से कोई आदमी मेजर कर रहा है स्क्रीन तक की डिस्टेंस, तो ये तो फोकल लेंथ नहीं होगी, यही होगी ना फोकल लेंथ। और फ्रॉम बिल्डिंग टू मिरर, अगर कोई आदमी बिल्डिंग से मिरर तक की डिस्टेंस कर रहा है तो ये भी फोकल लेंथ नहीं होगी, ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो आपके स्क्रीन कहाँ पर होती है रियल इमेज के लिए? स्क्रीन वहीं पे होती है जहाँ पे इमेज बनती है, और इमेज दूर वाले ऑब्जेक्ट की फोकस पे बनती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारे पास डायरेक्ट हमें समझ आता है। तो ए का ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, क्योंकि वो मिरर और स्क्रीन के बीच की दूरी रिप्रेजेंट कर रहा है, मिरर और स्क्रीन कहाँ पर होगी? अभी फोकस पे होगी। क्यों फोकस पे होगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इमेज जो है वो स्क्रीन पे बन रही है, रियल इमेज स्क्रीन पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्स इरेक्ट इमेज। तो इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल होती है। इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। द साइज ऑफ इमेज इज 1/2। 1/2 है तो माने ये कैसा है? फिर ये फिर डिमिनिश्ड है, तो फिर ये क्या है? डिमिनिश्ड है। तो वर्चुअल भी है और छोटे साइज की भी है, तो ऑप्टिकल डिवाइस कौन सी होगी? कनकेव मिरर को देखो आप भाई, कनकेव मिरर आपके पास क्या वर्चुअल बनाता है? बिल्कुल बनाता है वर्चुअल। क्या डिमिनिश्ड बनाता है? नहीं बनाता है, इनलार्ज बनाता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। कन्वेक्स को देखो, क्या वर्चुअल बनाता है? बिल्कुल बनाता है, कन्वेक्स मिरर वर्चुअल बनाता है। डिमिनिश्ड बनाता है? बिल्कुल बनाता है, तो डिमिनिश्ड बनाता है, तो ये आंसर होगा। प्लेन मिरर देखो, क्या वर्चुअल बनाता है? हाँ जी वर्चुअल बनाता है। क्या डिमिनिश्ड बनाता है? नहीं, सेम साइज का बनाता है, तो ये भी नहीं होगा। कन्वेक्स लेंस को देखो, क्या वर्चुअल इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है, पर हमेशा अगर वर्चुअल बनाएगा तो इनलार्ज बनाएगा, तो आपका ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं, और क्वेश्चन भी कि क्वेश्चन लैंग्वेज मेन समझना मेन होता है कि लैंग्वेज ऐसी आती है तो हमें क्या उससे डिकोड करना है, क्या हमें आंसर। लैंग्वेज पढ़ना ही मेन होता है, जो 4-4 5-5 लाइनें लिखी होती हैं। आंसर तो हमारे मैक्सिमम सिंपल होते हैं यहाँ पे। When light is incident on a glass slab, the incident ray, refracted ray and emergent ray are in 3 media A, B, C. If N1, N2 and N3 are the refractive indices of A, B, C respectively, and emergent ray is parallel to the incident ray, which of the following is true? सिंपल केस है हमारा ग्लास स्लैब का, कि ये आपको इसको बोल दिया इसने ए मीडियम है, इसको बोल दिया बी और सी है। इस तरह से कुछ डायग्राम होता है, ये ए से रे आती है ऐसे और फिर पैरेलल निकल आती है। इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला N1 है, इस वाले का बोला N2 है, और बाहर वाले का बोला N3 है। तो हमें पता है अगर ये पैरेलल है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे अगर पैरेलल हैं तो बाहर का मीडियम सेम है, तो बाहर का मीडियम सेम है तो N1 = N3 होना चाहिए। तो ये बाहर जनरली हमारे पास एयर होता है, लेकिन ये सेम होना चाहिए बाहर का मीडियम। और यहाँ पर अंदर वाले मीडियम में क्या होता है? ये बेंडिंग हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो अंदर वाला मीडियम डेंसर होता है, तो N2 इन दोनों से बड़ा होगा। ठीक है, तो N2 बड़ा होगा, N1 N3 बराबर होंगे। तो ऑप्शन ढूंढो आप, ऑप्शन आपके पास N1 और N3 बराबर होंगे, गलत। N1 N3 बराबर और N2 बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमें समझ आता है। ऐसे ही भी इमेजिन करो ना, ये ग्लास होता है या ये एयर होता है, जो आपका स्टैंडर्ड डायग्राम है, तो वहीं से पता लग रहा है बाहर बाहर के ये सेम मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, ये ग्लास है तो ये बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर आपके पास है 19 नंबर। द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट इज 1 diopter. If the focal length of one lens in combination is 20, what is the focal length of other? तो पावर दे के रखी है, देखो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी है? +1 diopter। इसका मतलब है फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 1/p विच इज़ 1/1, 1 मीटर। 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आ गई कॉम्बिनेशन की। अब हमें पता है फोकल लेंथ का क्या रिलेशन है? 1/f = 1/f1 + 1/f2। तो आपको वैल्यू दे के रखी है, f की वैल्यू तो आपकी आ गई है, कितनी आ गई है? 100। तो पुट कर दो 1/100 = पहले वाले लेंस की आपको फोकल लेंथ दे के रखी है 20 प्लस का 20, साइन के साथ रखते हैं वैल्यू, और f2 आपको निकालना है। इसको सिंप्लीफाई करो तो आंसर आ जाएगा 1/100 - 1/20 = 1/f2। तो इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं, ये 100 आ गया, 1 - 100 / 20 5 f2।
तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, -4/100 इक्वल टू 1/f2, तो ये आ गया 25। तो f2 अपने पास आ रहा है -25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शंस हम देखेंगे सेंटीमीटर में ही दिए हैं, -25 सेंटीमीटर हमारा सी ऑप्शन पे आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल स्टैंडर्ड है, आपको सब्जेक्टिव भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह से सेम क्वेश्चन 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए सब्जेक्टिव भी आ सकता है, तो बिल्कुल आपने आराम से देखना है इसको। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट सफर्स 2 रिफ्रैक्शंस। ठीक है, 2 रिफ्रैक्शंस होते हैं, इस तरह से होता है आपके पास, ये होता है ग्लास प्रिज्म, ये लाइट रे आई, तो एक रिफ्रैक्शन यहाँ पे होता है, ये नॉर्मल है आपका, टूवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पे फिर से क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये दूसरा रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो एक रिफ्रैक्शन होता है यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 रिफ्रैक्शंस होते हैं। ड्यूरिंग दीज रिफ्रैक्शंस द रे बेंड्स अवे फ्रॉम द बेस इन बोथ केसेस। तो देखो पहले केसेस में तो ये है बेस, ये है ना बेस नीचे, पहले केसेस में तो रे ऐसे गई पहले केस में और टूवर्ड्स द बेस आई, तो गलत हो गया, और दूसरे केस में भी टूवर्ड्स द बेस, तो कंटिन्यूटी में ये क्या कर रही है, रे ऐसे जा रही थी, थोड़ी सी बेस की तरफ आई और आगे थोड़ी और बेस की तरफ आई, तो दोनों रिफ्रैक्शंस में रे का झुकाव जो है, रे की बेंडिंग जो है वो बेस की तरफ ही है, टूवर्ड्स द बेस इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में बेस की तरफ जा रही है। तो आप डायग्राम देख के आपको बिल्कुल क्लियरली पता लग रहा है कि बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हमें लैंग्वेज समझनी है, क्वेश्चन इस तरह से दिए होते हैं जनरली, आज की डेट में क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी लंबी दी होती है, लेकिन अगर आप उसको आराम से पढ़ोगे तो वो बिल्कुल ईजी होगा, आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है दिमाग में, आप डायग्राम बनाते हो, सोचते हो, फार्मूला सोचते हो, तो बिल्कुल आसान चीज़ है। फिर क्या है, द फेनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला है, क्या होता है, रिफ्रैक्शन होती है हमारे पास पहले, फिर हमारे पास क्या होता है उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है और फिर डिस्पर्जन होती है। तो रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन नहीं इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं एज इट इज़, उसको आपने करके ही जाना है, हर चैप्टर की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपने, उसके जो एमसीक्यूज़ दिए होते हैं 8, 10, 15, 20 जो भी दिए होते हैं हर चैप्टर के एंड में, वो करके जाने हैं, वहाँ से डायरेक्टली आपको कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो ज़रूरी नहीं है, और पर्पज़ ये भी नहीं है कि हमें क्वेश्चन एज इट इज़ ही आ जाएं, पर्पज़ ये है कि हमें क्वेश्चन समझने की आदत पड़ जाए, हम क्वेश्चन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं आराम से उसको, और पढ़ने की आदत पड़ जाए और आराम से समझने की आदत पड़ जाए, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा सिलेबस से ही होगा, हम उसको टैकल कर लेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22, अ मैन stands in front of a large plane mirror as shown in the figure. How far must he walk before he is 5 meter away from his image? तो अभी देखो आदमी कहाँ पे है, अभी आदमी 10 मीटर की दूरी पे है, 10 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, 10 मीटर दूर बनेगी मिरर के अंदर, प्लेन मिरर है ना, तो इमेज भी कितनी दूर बनेगी, 10 मीटर दूर बनेगी। अब ये इसको कितना चलना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या है कि इसको कितना चलना पड़ेगा ताकि ये अपनी इमेज से 5 मीटर दूर हो। तो ये चल के मान लो यहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया आदमी चल के, तो इसकी इमेज भी उतनी ही दूर होती है मिरर से, तो इन दोनों में दूरी होनी चाहिए, बोला 5 मीटर, कितनी दूरी होनी चाहिए, 5 मीटर। 5 मीटर दूरी का मतलब है 2.5 मीटर इधर होना चाहिए और 2.5 मीटर दूसरी तरफ होना चाहिए, क्योंकि प्लेन मिरर में तो इक्वल डिस्टेंस रहती है ना इमेज और ऑब्जेक्ट की मिरर से। तो ये सिचुएशन आने के लिए इसको कितना चलना पड़ेगा, तो इसको चलना पड़ेगा इतना, ये x, ठीक है, तो इसको ये x चलना पड़ेगा, और ये x कितना आएगा, साफ दिख रहा है, ये आएगा 10 - 2.5 जो कि आएगा 7.5 मीटर। ठीक है, तो इसको 7.5 मीटर चलना पड़ेगा, थोड़ी ब्लर सी है इमेज, लेकिन आपको समझ आ गया होगा, तो ऐसा ए ऑप्शन दिया हुआ है 7.5 मीटर। यूनिट का भी ध्यान रखना है, देखो सेंटीमीटर भी दिया है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, ये मीटर में दिया था नीचे डिस्टेंस, तो आंसर मीटर में होगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, इफ अ पर्सन हैज 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू 1/5
ओम, ठीक है, ये भी एग्जाम्पलर का सवाल है आई थिंक, 1/5 ओम। देन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, अच्छा मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं, और मिनिमम के लिए क्या करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। मैक्सिमम रेजिस्टेंस ही कैन ऑब्टेन इज, मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए तो सीरीज में लगाना है, और सारे रेजिस्टर कैसे हैं, एक जैसे हैं, सारे रेजिस्टर एक जैसे हैं, तो N इंटू आर। कितने रेजिस्टर्स हैं, 5 और एक कितने का है, 1/5 का, तो कितना आ गया ये, 5 से 5 कैंसिल, 1 ओम आ गया, ठीक है, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये आ गया 1 ओम, ठीक है, जो कि अपना है ऑप्शन नंबर ए। तो अच्छा यही क्वेश्चन थे आज के आई थिंक, हाँ 23 एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए। अगेन हमारा इन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने का क्या पर्पज़ है, ये पर्पज़ है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएं और हमें थोड़ा पता लग जाए और अच्छे से कि क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, हमें रीड करना क्वेश्चन को, मेन इंपॉर्टेंट क्या है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, कुछ भी क्वेश्चन है उसको भाई रीड करना है, आराम से आंसर निकलने के फुल चांसेस हैं क्योंकि क्वेश्चन इसमें ईजी रहते हैं, ठीक है। तो रीड करें आराम से, ऑप्शन को देखें तो आ जाएगा, ठीक है। 23 क्वेश्चन हमने ट्राई किए जिसमें डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे, सारे डिफरेंट तरह के टॉपिक्स इन्वॉल्व थे, तो कुछ आपको अपने एग्ज़ाम के लिए इससे हेल्प मिल सकती है। अगले वीडियो में मे बी हम कुछ ट्राई करें, कुछ सब्जेक्टिव जो यूनिक क्वेश्चंस होंगे PYQs के या ऐसे सिलेबस के, मे बी कुछ हम कोशिश करें कि 10th की फ़िज़िक्स के लिए और एक आध वीडियो बनाया जाए, ठीक है। चलिए।